नमस्कार मित्रों। भारत के भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। और आज इसी केंद्र बिंदु के मध्य हमारे बीच डॉक्टर अचल गुप्ता, प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन उपस्थित हैं, जो जिन्होंने हरियाणा पीएमटी में 2008 में टॉप किया था और जो लीला हॉस्पिटल मुंबई के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन रहे हैं और आजकल लखनऊ में निवास कर रहे हैं और यहीं पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर अचल गुप्ता, आपका हमारे शो में स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार। आपका और आपके दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हैविंग मी हियर इन दिस पॉडकास्ट। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, और हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, कि आपने किस प्रकार तैयारी की कि ना सिर्फ आप सफल हुए बल्कि आपने हरियाणा पीएमटी में टॉप भी किया। तो कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, बच्चों को बताएं। ये 2007-2008 की एक साल की मेहनत, जिसके अंदर हमने रात और दिन मेहनत करके पढ़ाई करके 2008 हरियाणा पीएमटी में रैंक 1 प्रथम पदक हासिल किया। इसमें बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज हैं। एक कहो तो ओपन सीक्रेट है ये। सबसे पहले तो हमने विश्वास किया अपने गुरुजनों पर, जिन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया हम उसी तरीके से ही पढ़े। हम विचलित नहीं हुए कि कोई दूसरे टीचर ये बोलते हैं या फिर दूसरा कोई ये ज्यादा पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी कोचिंग में इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज हम एक बात समझ चुके थे कि ये जो टेस्ट एग्जाम जो होता है ये हमारी मेमोरी का टेस्ट है। इसके अंदर रिवीजन और रिपीटिशन वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग हमने अपने पूरे कोर्स का 200 से 250 बार रिवीजन हमने कर लिया। एक हमारा रूटीन था कि मंडे टू सैटरडे जो भी हमारे टीचर पढ़ाएंगे, संडे को हम पूरा एक हफ्ते का वापिस से रिवाइज करेंगे, और 2 हफ्ते के बाद पिछले 2 हफ्ते का रिवाइज करेंगे, 3 हफ्ते के बाद पिछले 3 हफ्ते का रिवाइज करेंगे। इस तरीके से करते हुए हमारे कम से कम 200 से ऊपर हमारे रिवीजन हो चुके थे हमारे सब्जेक्ट के। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण था नियम, अनुशासन। जिस तरह से हमारी कोचिंग चलती थी 5 से 6 घंटा, और हमारे खुद के पढ़ाई के समय बचते थे 6 से 7 घंटे, और हमने अपनी नींद को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और लगभग 7 घंटा हम रोजाना सोते थे एक फिक्स समय पे। उस समय हम यूजली रात को थोड़ा पढ़ते थे, तो हम 12 बजे से 7 बजे तक सोते थे। 12 बजे तक रात को पढ़ना, 12 बजे सोकर 7 बजे उठ के फ्रेश होके और वापिस से अपने दिनचर्या का शुरुआत करना। तो इस तरीके से हमने नियम एक बनाकर रखा। तीसरा, जब कुछ कुछ चीजें दिमाग में आती थी, इनसिक्योरिटी आती थी, तब उस समय हमने प्रगाढ़ विश्वास दिखाया अपने ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर और हमारे गुरुजनों के ऊपर, जो हमेशा ही कहते थे कि अचल आप अच्छा कर ले जाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विश्वास होना। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। इट इज ऑल अबाउट कि आपके पास 1 साल है या 2 वर्ष है 11th-12th का, और उसके अंदर आपको एक पहले तो टेस्ट क्लियर करना है और फिर उसमें एक अच्छी रैंक लेनी है अच्छे कॉलेज के लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है अपना टाइम मैनेजमेंट, या फिर बोले तो स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी का एक बेसिक रूल है कि आप उतना करें जितना आप बार बार कर सकें। अगर एक बार चीज पढ़ी हुई हो और उसको रिवाइज ना किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ वो वेस्ट, वो एग्जाम में आपके काम वो विद्या नहीं आ पाई। वही विद्या आपके काम आ पाएगी जो हम बार बार रिवाइज करके उसको अपनी मेमोरी में इस तरह से बिठा लें कि उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे हमारा दिमाग काम कर सके। क्योंकि 70 से 80% तक जो पेपर जो होता है वो लगभग रिपीटेशन होता है पिछले 10 साल के पेपर से। 20 से 30% पेपर जो क्वेश्चन होते हैं वो नए तरीके से फ्रेम करके, थोड़ा जिसमें बच्चा दिमाग लगाए उस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, हम ये चीज समझ चुके थे, तो इसलिए हमने 70 से 80% जो रिवीजन वाला काम था, रिपीटेशन वाला काम था,
हमारा इतना स्ट्रोंग हो गया था कि इसमें तो गलत नहीं करेंगे। और जो बचा 20 से 30% है, वो भी कुछ ज्यादा सिलेबस के बाहर नहीं आता। बेसिकली क्या होता है, उसको नए तरीके से पूछा होता है। अगर आप प्रेजेंट दूसरे तरीके से क्या होता है, अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, आप उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में समझ पाएंगे, तो वो भी आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आई थिंक यही कुछ स्ट्रेटजीज थी जो मेरे को हेल्प किया। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाउ आई रियलाइज दिस थिंग, कि एक मेरे में हैबिट थी कि 15 से 20 मिनट में जरूरी तरीके से व्यायाम करता था। आई थिंक वो मेरे माइंड को शार्प करने में या तो दुरुस्त रखने में बहुत हेल्प करती थी, या फिर स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत हेल्प करती थी। ये चीज अभी हमें रियलाइज होती है, बट उसमें एक हमारी हैबिट थी जो बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें डाली हुई थी और हम करते आ रहे थे। कि पहले व्यक्ति हैं जो आप मुझे इस तरीके से कह रहे हैं कि बच्चों को जो है पूरी नींद लेनी चाहिए, 6-7 घंटे व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूँ लोग रात रात भर जग करके पढ़ाई करते रहते, नींद ही पूरी नहीं कर पाते। तो आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये भी एक कारण है कि वो मानसिक तनाव में रह जाते हैं। और पढ़ाई का जो है रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं। सी अभी मैं जैसे जैसे मैं न्यूरो की जैसे मैंने पढ़ाई की, तो मुझे समझ में आता है कि जब हम नींद लेते हैं तो हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होती है। अगर हम नींद ही पूरी नहीं लेंगे तो हमारी परमानेंट मेमोरी बनेगी ही नहीं। ओह आई सी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। अच्छा, इसी में डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये कहना है, आपको न्यूरो सर्जरी में किस चीज ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया जो आप न्यूरो सर्जन बन गए? सो इसके अंदर आई थिंक ऊपर वाले का एक साजिश थी। नहीं, फील्ड बहुत थी, अर्थों में आप जा सकते थे और किसी चीज में। और मैं समझता हूँ कि जो टॉपर है, टॉपर को तो सारी चीज अच्छी तरीके से मिल जाती है। हम जब एमबीबीएस कर रहे थे तो हमें एक बात समझ में आ गई थी कि हम मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए नहीं है, हम सर्जरी प्रैक्टिस के लिए है। और हम दिन रात ये भगवान से प्रार्थना करते थे कि कुछ ऐसी ब्रांच मिले जिसमें पसीना बहुत निकले, इतनी मेहनत करनी पड़े कि हमें नींद का समझ में ना आए, खाने का समझ में ना आए, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। मेरा एक मन था कि मेरी कार्डियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हार्ट जो हृदय जो सब्जेक्ट होता है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं कार्डियक सर्जन बन रहा हूँ। बट जब मेरा रैंक आई, सो उसके हिसाब से गंगाराम हॉस्पिटल में मुझे कार्डियक सर्जरी नहीं मिल पा रही थी। मैं अपने एक सीनियर के पास हॉस्पिटल में मिलने गया जो न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहे थे। और जब हम उनसे मिले तो ही वाज सीइंग स्कैन, एक सीटी स्कैन देख रहे, तो देख के बोले कि बाबा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सामान ले आओ, 8 बजे करेंगे। सो आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम वर्किंग लाइक दिस। आई जस्ट आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, सर आप डॉक्टर साहब आप ये किस तरह का क्या पेशेंट है? कह रहे चल करना पड़ेगा क्योंकि इनकी प्यूपिल ऑलमोस्ट डायलेट हो रही है, तो जल्दी कर देंगे तो इनकी जान बच जाएगी। तो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये होता था कि न्यूरो सर्जरी एक डेड ब्रांच है, मीन्स इसमें रिजल्ट्स नहीं है। बट उनसे बात करके समझ में आया कि इसमें वंडर्स कर सकते हैं। जहाँ पे लोगों को उम्मीद नहीं है वहां हम मेहनत करके, कोशिश, अपना प्रयत्न करके की जान बचा सकते हैं। दूसरा, न्यूरो सर्जरी इतना वास्ट फील्ड है, इतने ज्यादा प्रोसीजर्स हैं, जितना प्रोसीजर हम ज्यादा करते हैं वो लोगों की दिनचर्या में या स्वास्थ्य में हम चेंज ला सकते हैं। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और उस समय एक मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को न्यूरो सर्जरी के ऑप्शन ढूंढने चाहिए। और लकीली सेकंड डे मेरी काउंसलिंग थी और लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में मुझे न्यूरो सर्जरी का चयन करने का मौका मिला, और मैंने वहां से 6 वर्ष का न्यूरो सर्जरी क्यूरिकुलम चुना। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपने 6 वर्ष का चुना, तो ये 3 वर्ष और 6 वर्ष का भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इसमें क्या अंतर है न्यूरो सर्जरी? एमबीबीएस के बाद हर एक को एमएस जनरल सर्जरी 3 साल का करना पड़ता है। उसके बाद वापिस से एग्जाम देके न्यूरो सर्जरी में एडमिशन लेना होता है, और वो 3+3 6 साल बन जाता है। तो इसमें 3 साल वो जनरल सर्जरी का प्रैक्टिस करते हैं, और अगले 3 साल न्यूरो सर्जरी में आने के बाद न्यूरो सर्जरी का प्रैक्टिस करते हैं। आई सी, मतलब 3+3 का। 3+3। अब जो 6 वर्ष का कंबाइंड
जो ये करिकुलम है उसमें बहुत मैजिक है। स्टार्टिंग से ही जो रेजिडेंट है वो न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस भी करता है, वो जनरल सर्जरी की भी प्रैक्टिस करता है। वहां पर गोल ऐसा रखा जाता है कि 2 साल जनरल सर्जरी के अंदर वो समय व्यतीत करेगा, बट न्यूरो सर्जरी में भी लगातार से जाएगा। तो बेसिक्स ऑफ न्यूरो सर्जरी वो 2 इयर्स में पूरा फिनिश कर लेता है, जिसमें ट्रोमा सर्जरीज होती हैं वो पूरी देख लेता है, पेशेंट को एग्जामिन करना, डायग्नोसिस करना, ये चीज तरीके से समझ लेता है। 2 साल के बाद वो एग्जाम होता है, अगर उसमें आप क्लियर कर गए तो आपको प्रॉपर अगले 4-3 वर्ष न्यूरो सर्जरी सिखाई जाती है। न्यूरो सर्जरी सीखने के बाद आपका एग्जाम होता है 5वें वर्ष, अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो 6ठे वर्ष आपको फुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दे दी जाती है कि आप अच्छे तरीके से सीखिए, एज ए कंसल्टेंट आप काम कीजिए, आपके जो सुपीरियर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, आप पे नजर रखते हैं और आपको और छूट के मौका देते हैं कि आप अच्छे तरीके से पेशेंट्स को मैनेज कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर मेरी मेमोरी वीक नहीं है तो मुझे याद आ रहा है कि सुश्रुत के बाद भारत में यदि किसी डॉक्टर की पहचान बनेगी तो डॉक्टर पीएस रहमानी जी की पहचान बनी है। तो लीलावती में आप रहे तो क्या कभी उनसे मिलने का परिचय मिला या आपने उनसे कुछ सीखा? लीलावती हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के वो डायरेक्टर थे, एंड वही मेरे गाइड थे जिनके अंडर मैंने स्पाइन सर्जरी सीखी। सो वो स्पाइन सर्जरी के भारत में जनक माने जाते हैं। हाँ, पीएस रमानी जी पीएस रमानी सर, फादर ऑफ न्यूरो स्पाइन सर्जरी हम उनको बोलते हैं। और मेरा नसीब अच्छा था, या आप भाग्यशाली हैं जो आपने भाग्यशाली थे हम जिनसे हम डायरेक्टली उसे सीख पाए। और ऑलमोस्ट हमने वो सब स्पाइन सर्जरी उनके अंडर देखी और सीखी, और उन्होंने हमें उसके अंदर प्रकाश बनाया कि हम आज इतना सब काम कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब मेरा आम जनता के लिए भी, आम नागरिकों की जो दर्शक मेरे देख रहे हैं उनके लिए प्रश्न रहेंगे। बहुत से लोग आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, काम का स्ट्रेस है, चिंताओं का स्ट्रेस है, परिवार के उत्तरदायित्वों का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस और माइग्रेन में क्या अंतर है? माइग्रेन कहते हैं हो गया मेरा चिंता की वजह से, या पता नहीं, इसको थोड़ा सा हमारे। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यूजली लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को माइग्रेन का सिर में दर्द हो गया है। जब हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह का सिर में दर्द हो गया है, तब हमें मालूम पड़ता है वो माइग्रेन का नहीं, वो स्ट्रेस रिलेटेड सिर में दर्द है। तो इसको हम बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक, TTH। दूसरा होता है माइग्रेन। तो इसके अंदर मेजरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। जब हम पेशेंट से बात करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि किस तरह का है। सो माइग्रेन यूजली एक साइड का होता है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। जब वो सिर में दर्द होता है तो इतना ज्यादा सिर में दर्द होता है कि मरीज को लाइट साउंड से अच्छी नहीं लगती। वो उसको मन करता है कि वो कमरे में चले जाए, लाइट ऑफ करके, और वो सोने का प्रयत्न करता है, और वो किसी भी तरह की आवाज उसको अच्छी नहीं लगेगी। और उसको हल्का उल्टी सा बना रहता है, नौशिया रहता है उसको। और ये जो सिर में दर्द है वो बहुत तेज सिर में दर्द होता है, अगले 2 से 3 दिन तक अटैक बनता है, फिर वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद किसी को हफ्ते में 2 बार, किसी को 15 दिन में 2 बार, 3 बार, इस तरीके से अटैक जैसा आता है, जिसको माइग्रेन टाइप, माइग्रेन हेडेक। दूसरा होता तो है, इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? जी, दूसरा आता है टेंशन टाइप हेडेक। उसके अंदर मरीज बोलता है कि मुझे यहाँ पर दर्द रहता है, बिल्कुल बीचों बीच, या फिर दोनों साइड यहाँ पर दर्द रहता है। और जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो नींद ठीक से नहीं ले रहे, या फिर काम में ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और इस तरीके से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं कि ये टेंशन या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है या फिर माइग्रेन हेडेक है। ये आपने दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा पूछा कि इसमें हम किस तरह से क्या प्रिकॉशंस लें ये ठीक हो जाए, या फिर ये प्रॉब्लम हो ही ना। सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें अंडररेट नहीं करना। किस तरीके से? लगभग 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पीना, क्योंकि पानी ही तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। जो बॉडी के अंदर अननेसेसरी अनवांटेड पॉइजनस सब्सटेंस आ गए हैं बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब उसके अंदर है और हम खा रहे हैं, उसको क्लियर करने का काम तो पानी ही करेगा।
3 से 4 लीटर पानी 3 से 4 लीटर रोजाना पीना चाहिए। सर्दी का समय थोड़ा गुनगुना पानी लेना। दूसरा, फ्रूट्स का बहुत महत्व है। 200 से 250 ग्राम फ्रूट्स, कौन से? जो कि रेडी पे बिकते हैं, मतलब जो कि जो समय के अनुसार जो सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं और सस्ते भी मिले। बिल्कुल। तो 200 से 250 ग्राम रोजाना आपको एक पोर्शन फ्रूट्स खाने चाहिए। तीसरा, वेजिटेबल, टमाटर, खीरा, ये सब भी रोजाना खाना, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा, फाइबर भी होता है, फाइबर होता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं। ये न्यूट्रिशन का अगर हमने ध्यान रखा तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार। ये सब हमें रोजाना 15 मिनट रोजाना करना चाहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत भूल गए हैं हम। प्राचीन भारत में ये लोग दिनचर्या में था, बट आधुनिक भारत में हम भूल गए हैं। ये योग का महत्व हम भूल गए, जो दिनचर्या में है। वो लोग को लगता है कि बहुत सिंपल है, नहीं सिंपल नहीं है। इसको आप रोजाना कीजिए, अभ्यास से समझ में आएगा कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और एक नियम के अनुसार नींद लेते हैं कि हमें 7 घंटे या 8 घंटे, जो भी व्यक्ति को ठीक लगता है, जिसमें वो फ्रेश फील करता है मॉर्निंग में, वो अगर नींद नियम रूप से एक ही समय पे सोना, एक ही समय पे उठना, वो नियम पूर्वक को फॉलो करेंगे तो यूजली हेडेक ठीक हो जाते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक तो नियम, नींद का नियम, और दूसरा जो है अनुलोम विलोम, योगा आपको कुछ ना कुछ जरूर करते रहे। बिल्कुल, जो बिल्कुल माइग्रेन और स्ट्रेस। बिल्कुल। अब इसी में हमारी माताएं और बहनों के लिए भी मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, वो महिलाएं या बहनें हमारी जो है वो कहती है कि नहीं, पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द लगातार हो रहा है, और वो बहुत परेशान रहती है, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाती है, और मतलब उसका सही तरीके से इलाज वो करवा भी नहीं पाती। इसके लिए आप बताइए कि क्या इसके लक्षण क्या है, और इसके घरेलू यदि कुछ उपाय आप बता सकें उनको। देखो, प्रेगनेंसी एक वो अवस्था है 9 महीने की जिसके अंदर बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा है। तो बच्चे को बड़ा अगर होना है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिसमें मसल रिलैक्स हो, ताकि बच्चे को स्पेस मिल सके। अगेन डिलीवरी के दौरान जो 2.5 किलो का 3 किलो का जो बेबी हो गया है, उसको नीचे से बाहर आना है, तो अगेन बॉडी इस तरह के हार्मोन रिलीज करती है जिससे मसल ढीली हो और बच्चा आराम से बाहर आ सके। अभी ये प्रोसेस डिलीवरी होने के बाद मसल ढीली तो हो गई है, लेकिन उसको टाइट करना, उसको वापिस से टोन में लाना, वो काम हमारी माताओं या बहनों का है। किस तरीके से ला सकती हैं? जब उनके डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनके टाँके सब सूख गए हैं, वो टाँकों की साइड से ठीक है, तो उस समय उनको व्यायाम करना चाहिए ताकि धीरे धीरे टोन वापिस आ सके। हम गलती क्या करते हैं भारतीय जो हमारा रूटीन है कि बहुत सारा खाना खिलाना और बिल्कुल कमरे से बाहर हमारे तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो और बड़े वो हरीरा के लड्डू और जाने का क्या, जो बहुत बहुत ज्यादा जो है देसी घी और सब डाल करके वो खिला तो देते हैं। खिलाना ठीक है एक समय, बट दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वो उनको कमरे में रखते हैं, बाहर आने नहीं देते, बिल्कुल काम करने नहीं देते, और वो जब 1-1.5 महीने के बाद काम करने लगती है तो सारा काम ही उनके सिर पे डाल देते हैं। उनको समय देते ही नहीं कि उनकी मसल्स जो एकदम ढीली पड़ चुकी थी उसके ऊपर वापस से एक्टिवेट हो सके, काम कर सके, वापस से उनकी मसल्स को वार्म अप मिल सके, वो समय मिलता ही नहीं है। फिर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बिजी रहती हैं, बच्चे को भी संभाल रही है और पूरे घर परिवार का भी ध्यान दे रही है, और इस चीज के ऊपर ना ही हस्बैंड पति ध्यान देते हैं, ना सास ध्यान दे रही है, ना ही समाज ध्यान दे रहा है, और उसको एक क्रोनिक बैक पेन या कमर में दर्द बनता चलेगा। तो इस केस के अंदर, इनके अंदर मेरी सबसे आसान एडवाइस क्या रहती है कि सबसे पहले तो आप अपना अगेन न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, और पतियों को मैं खासकर हस्बैंड्स को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनका साथ दीजिए और इनको 1 घंटे के लिए फ्री कीजिए, समय देने दीजिए जिसमें ये खुद से कसरत कर सके। क्या कसरत करना है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें धीरे धीरे वार्म अप होगा एक्सरसाइज का। जब वो धीरे
तेरे मसल्स हल्की स्ट्रेंथन हो जाएंगी, तब हम बोलते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज का एक रूटीन बने उनका, और उनकी पसलियों में, मांसपेशियों में जान है। एक बार उनमें जान आ गई तो बैक पेन बिल्कुल खत्म हो जाता तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपने बताई, मतलब हमारे दर्शकों के लिए भी जरूरी है है जी। कि डिलीवरी के बाद एकदम से काम स्टार्ट ना करें, उसको धीरे धीरे बार बार होते हुए, और घर वालों को भी चाहिए कि उन्हें 10-15 दिन का समय दे, समय दे, वो समय दे, बहुत कोऑपरेट। ये जो आप समझो कि जो माता बहनों ने आपके लिए बहुत करके दिया है, एक बच्चे को जन्म कर दे के दिया, आपका एक फैमिली मेंबर बढ़ाया है, और उसको उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके शरीर की रिस्पेक्ट करे, और उसको मोटिवेट करे कि वो कसरत वापिस से कर पाए, और अपने वापिस से पुराने रूटीन पर, जिसमें वो स्वस्थ थी, अपना सब काम ठीक से कर पा रही थी, तो वो कर पाए। वो चीज वो मैं समझना इसी में डॉक्टर साहब एक चीज और, मैं कमर दर्द और जब बात चल रही है पीठ दर्द की, तो ऑफिस में जो लोग हमारे भाई लोग बैठते हैं दिन दिन बाद, आप तो जैसे मान लीजिए बैंक में है या बहुत सारी जगह पर है, उनकी सिटिंग की जॉब ही है, कोई कोई तो 10-10 घंटे, 11-11 घंटे एमएनसी वगैरह में तो बैठे रहना पड़ता है, उनको भी बहुत बैक पेन की और उसकी समस्या, उनके लिए भी थोड़ी सी टिप्स बताइए कि वो कैसे। मेरे पास ओपीडी में 10 से 15% मरीज इसी तरह के हैं, जिसके अंदर आसीन जीवन शैली, मीन्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो काम में इतना उलझ चुके हैं कि भूल चुके हैं कि उनको कुछ कसरत भी करना है, पहली चीज। दूसरा, वो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो लंबे समय तक अगर एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मसल्स हैं वो फटीग में चली जाएंगी, वो थकेंगी। थकेंगी तो आदमी का पोस्चर धीरे धीरे ऐसे ऊपर चल जाएगा, लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा तो वो अगेन क्रोनिक पेन में, स्पाइन पेन में चल जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, उनको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर घंटे थोड़ा स्ट्रेचिंग, बैठे बैठे अपर बैक की ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, पीठ की एक्सरसाइज कीजिए, लंबे समय तक कुर्सी पे ना बैठे रहे, थोड़ा एक राउंड लेकर आए, फिर वापिस से बैठे। ये छोटे छोटे टिप्स अगर वो ध्यान में देंगे तो काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, उनको एक और बात चीज का ध्यान रखना है कि सी काम इम्पोर्टेंट है, बट एक शरीर को नुकसान पहुंचा के नहीं। एक समय पे उनको नो बोलना पड़ेगा, एक कॉर्पोरेट की गुलामी नहीं करनी है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और रोजाना व्यायाम का, जिम जाने का, या फिर मैराथन करने का, कुछ भी एक हैबिट जो उन्हें अच्छी लगती है, वो एक अपने पैशन को फॉलो करके ही अपने काम के साथ आगे। अपने को स्वस्थ रखें, मतलब शरीर Yes. आपका साथ देगा तभी आप आगे कुछ जैसे हम पहले कहते थे ना कि स्वयं से प्यार करना सबसे पहले, स्वयं से प्यार करना, और एक हम बोलते थे ना कि पहला निरोगी काया, क्या था वाला उसका, हाँ पहले अ, निरोगी काया का भी एक वो है, बहुत अच्छा वो है कि कहावत है हाँ कि ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है, अगर हमारी निरोगी काया है तो बिल्कुल ये हमारा सबसे अच्छा। जी। अच्छा मतलब हमारे दर्शकों को कुछ अगर अपनी तरफ से परामर्श है, जैसे न्यूरो सर्जन, न्यूरो के बारे में अगर आप देना चाहें तो। सी मैं आपको हर सभी दर्शकों को मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि पहले अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, अपने पानी की मात्रा को बढ़ाइए, 3 से 4 लीटर तक पानी पीजिए। ऐसा सोचिए कि हर 2 घंटे में अगर पेशाब जाते हैं तो वो अच्छा है। दूसरा, 200 से 250 ग्राम आपको रोजाना फ्रूट्स खाने हैं। वेजिटेबल आपको रोजाना एक पोर्शन या एक कटोरी आपको खाना है। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है, जैसे चीनी अगर ज्यादा खा रहे हैं तो गलत है, मिर्ची ज्यादा खा रहे हैं तो गलत है, नमक ज्यादा खा रहे हैं तो गलत है। आपको डाइट, मिक्स डाइट रखना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सबका मिश्रण हो एक सही मात्रा में। रोजाना सोयाबीन, दाल, इस तरह की कुछ चीजें खाएं। बिल्कुल चावल भर के बहुत ज्यादा नहीं ले, कुछ पोर्शन चावल का लीजिए, कुछ मिक्स सीरियल्स का लीजिए, मिक्स अनाज का लीजिए, इसमें गेहूं, राई, बाजरा सबका मिश्रित बनी हुई रोटी, भाकरी बनी हुई, वो अच्छी होती है। दूसरा, रोजाना कसरत कीजिए, जितना भी कर पाए आप। एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो 20 मिनट का रूटीन हो, चाहे वो आधे घंटे का। वो 20-25 मिनट अगर आप रूटीन के हिसाब से अगर आप रोजाना व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ न्यूरो की समस्या तो क्या, बाकी समस्या भी आपकी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। जैसे हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए आपने बताया कि आप आत्मविश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें, और साथ में अभी आपने दर्शकों को फिर बताया कि खान पान में आत्मनियंत्रण रखें, बैलेंस डाइट रखें, तो जिससे कि काफी चीजें हम लोग की निरोगी काया बनी रह सकती है। तो आपका हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल पर आए। अगले अंक में हम फिर मिलते हैं किसी हस्ती के साथ। नमस्कार।